आज पढ़ना है ट्रांसलेशन, है ना। कहाँ थे भाई? कहाँ? ये नहीं, मुझे तो नहीं दिखे तुम। नहीं, तुम परसों भी नहीं दिखे, उसके पहले भी नहीं थे। तुम तो करो यही है। देखो बेटा, आज हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसलेशन पढ़ना है ना। कुछ बताएंगे इसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन के बारे में बेटा, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है ना। कुछ और बताओ इसके बारे में जल्दी से। बोलो बेटा। कौन कौन से? और और क्या है? बोलो भाई। देखो, जैसे मान लो बेटा, इधर देखो, एक हेडिंग डालते हैं ट्रांसलेशन। देखो भाई, ट्रांसलेशन। देखो बेटा, हमारे पास मान लो ये आरएनए है। इधर देखो भाई, ये क्या आरएनए है। एक साइड में क्या लिखा जाएगा? 5 पी। एक साइड में क्या लिखा जाएगा? 3 OH, है ना। इसके ऊपर क्या होगा? इधर देखो बेटा, बात नहीं, इधर क्या होगा? एक सेगमेंट होगा, कोड होगा। क्या नाम होगा उसका? AUG। इसको कम से कम सबको याद रखना है। क्या नाम होगा बेटा? AUG। यहां पर और बहुत सारे कोडान होंगे। लास्ट में कौन सा होगा? UAA। या फिर कौन सा होगा? UAG। या फिर कौन सा होगा? UA, है ना। तीन में से कोई एक होगा। अब देखो बेटा, ये क्या करेगा? जो आरएनए का हमारे पास स्ट्रैंड है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो, न्यूक्लियोटाइड किसके बेटा? न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA। क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA क्या है? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ किसका बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। किसमें? इन पॉलीपेप्टाइड चेन। बोलो ये बात सही है कि गलत है? जो mRNA के ऊपर जेनेटिक कोडान है, जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस में होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन में। अब जब सीक्वेंसिंग होगी तो क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, जब सीक्वेंसिंग होगी तो क्या होगा? देखो, एट टाइम ऑफ, एट टाइम ऑफ पॉलीमेराइजेशन। किसका बेटा पॉलीमेराइजेशन? देखो, एट टाइम ऑफ पॉलीमेराइजेशन किसका? पॉलीमेराइजेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड क्या बनेंगे भाई? पेप्टाइड बॉन्ड्स आर डेवलप किसके बीच में? बिटवीन टू अमीनो एसिड।
किसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? दो अमीनो एसिड के बीच में। इन पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? देखो, दीज बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी मदद से होंगे? फॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ कौन सा बेटा? राइबोजाइम। राइबोजाइम याद है कि नहीं? कौन सा था? 28S किस में था? यूकैरियोट में। 23S था किस में बेटा? प्रोकैरियोट में, है ना? इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी इज आल्सो नीडेड। एनर्जी इज आल्सो नीडेड। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो दो अमीनो एसिड होंगे, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। उस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 28S rRNA, अगर प्रोकैरियोटिक है तो कौन सा? 23S rRNA। किसकी तरह काम करता है? राइबोजाइम की तरह। साथ ही साथ और क्या चाहिए होती है? बोलो भाई, क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। इतना नोट कर देते, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बनना एनर्जेटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एनर्जेटिक। एनर्जी चाहिए होती है। और एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन से हैं? हम लोग फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं। राइबोजाइम 28S है किस में? यूकैरियोट में। और 23S किस में है? प्रोकैरियोट में। इसी को कैटालिस्ट, इसी को राइबोजाइम, इसी को एंजाइम जैसे नाम से कहते हैं। तो नोट किया भाई। अब देखो, अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, पढ़ लेते हैं भी जल्दी से। देखो, राइबोसोम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एक राइबोसोम्स में कितनी सब यूनिट होती है? दो। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो एक का नाम क्या है? 40S और एक का नाम 60S। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो एक का नाम क्या होता है? 30S होता है, और एक का नाम क्या? 50S। दूसरा, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो एक राइबोसोम्स में लगभग 80 टाइप की क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन पाई जाती हैं। कितने टाइप की पाई जाती हैं? 80 टाइप की प्रोटीन है। उनका भी कहीं ना कहीं राइबोसोम्स फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन है ना? ये हमें पता है। राइबोसोम्स को बहुत छोटे थे आप, तब क्या कहा जाता था? राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या था? याद करो, जब बहुत छोटे थे 9 क्लास में, तो राइबोसोम्स को क्या कहते थे? प्रोटीन फैक्ट्री। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे ऑर्गन्स की, सेल की फैक्ट्री है ये। क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। अब देखो बेटा, अब अगर हम लोगों ने मान लिया कि ये जो बोर्ड है ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म है। ये सारा बोर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म है। देखिए, बोर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले काम क्या होगा? जो अमीनो एसिड है ना, देखो, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है। देखो बेटा, ये क्या है? CNH2। ये क्या है? COOH। यहाँ पर हमने R लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? H। किसका स्ट्रक्चर हो गया? जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है? अमीनो एसिड के साथ में क्या जोड़ता है बेटा? ATP। क्या जुड़ता है? ATP। जब ATP जुड़ता है
तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो भाई, सी था, सी डबल AMP, और यहां पर क्या लिख दोगे, NH2, यहां पर क्या लगा दिया, R लगा दिया, ये H हो गया। इसका नाम क्या हो गया, अमीनो एसाइलेशन। क्या नाम हो गया, एसाइलेशन। अब इसको सबसे पहला काम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेप का नाम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यही है। यानी हमने क्या किया, एक अमीनो एसिड था, उसके पास हमने क्या जोड़ दिया, एक AMP, नाम क्या हो गया, अमीनो एसाइलेशन, या इस चीज को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा, अब हमारे पास क्या था, बहुत सारे टीआरएनए, क्या है बेटा, बहुत सारे टीआरएनए हैं। तो उन टीआरएनए ने क्या कर रखा है, देखो, एक टीआरएनए ऐसा है, ये देखिए, यहां पर हमने क्या जोड़ दिया बेटा, टीआरएनए के साथ क्या जोड़ दिया, देखो भाई, ये क्या प्रोवाइड करता है, एंटीकोड। ये यहां पर क्या जोड़ना है बेटा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अगर आप इतना जान जाओ तो बस सारी कहानी खत्म है। ये टीआरएनए है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि टीआरएनए हमने पढ़ा है, टीआरएनए में 3' OH इंड था, जहां पर क्या अटैच होता है, अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। दूसरी साइड में एंटीकोडान लूप होता था, जहां पर क्या होता था, एंटीकोड होता था। अब आप सोचो कि AUG पहला क्या है, कोड है, तो AUG का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, A का U हो गया, बोलो बेटा, A का U हो जाएगा, U का A हो जाएगा, G का क्या हो जाएगा, C। मान लो ये टीआरएनए है, इसके पास क्या है, यहां पर एंटीकोड है। देखो सबसे पहला काम क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ किसका, अमीनो एसिड का। उसके बाद एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किसके साथ बाइंड कर गया, टीआरएनए के साथ में। टीआरएनए के साथ जब बाइंड किया तो इसका नाम दिया गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या नाम दिया गया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। यानी पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड स्टेप क्या है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इतनी बात क्लियर है, बोलो भाई। अब देखो बेटा, अब एक स्मॉलर सब यूनिट था, इधर देखिए, ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। अब जो हमने पढ़ रखा है उसको यूज करिए। ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है, इसका नाम क्या है बेटा, 40S है। याद करो राइबोसोम्स में कौन सी सब यूनिट होती है, छोटी वाली 40S होती है। यहाँ पर एक RNA था, याद करो जल्दी से, क्या नाम था इसका, क्या नाम था बेटा इसका, इसका नाम था 18S। था कि नहीं था, हमने आपसे कहा था जो mRNA आएगा वो क्या करेगा बेटा, mRNA क्या करेगा, mRNA किसको पहचानता है, 16S को। यानी ये क्या आया यहाँ पर, mRNA। समझिए सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम हुआ अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। क्लियर है, अमीनो एसिड के ऊपर एक क्या जुड़ गया, AMP। उसके बाद अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ गया, टीआरएनए के साथ में। अब साइटोप्लाज्म में जो स्मॉलर सब यूनिट था, स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा RNA हमने पढ़ रखा था, 18S। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा था, 16S। इसके इसके साथ आकर के कौन बाइंड करता है, mRNA का कौन सा बेटा, mRNA का 5' एंड का जो कैप वाला पार्ट है। हमने कहा था कैपिंग जो है वो एंजाइम से भी इसको बचाता है, साथ ही साथ राइबोसोम्स के साथ बाइंड करने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो भाई इसके साथ बाइंड कर गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। आप देखो इसके ऊपर एक कौन सा कोडान है बेटा, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर AUG है, ये क्या है,
AUG है, किसके पास, mRNA के पास क्या है, AUG है। तो एक चीज बताओ बेटा, अगर AUG है तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो चल दो भाई, अगर AUG है तो ये साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, देखो एक टीआरएनए इसके पास आया, ये देखो टीआरएनए आया, इसके पास क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड। इसका कोड कौन सा है, AUG, इसका तो ये वाला कौन सा, UAC। बस ये एक प्रोसेस होता है। यानी सबसे पहला काम क्या हुआ, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन हुआ, फिर टीआरएनए का क्या हुआ, चार्जिंग हुई, उसके बाद mRNA स्मॉलर सब यूनिट के साथ जाकर के क्या कर गया, बाइंड कर गया। अब जब स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड कर गया तो जो चार्ज टीआरएनए है, कौन सा चार्ज टीआरएनए है, जो AUG का कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को सब कोई तो स्टार्ट कर नहीं सकता है, कौन स्टार्ट करता है, इसके पास AUG होता है, मिथ्योनिन होता है। तो भाई इसके पास यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड होगा, मिथ्योनिन होगा। जब ये इसके पास आकर के बाइंड करेगा तो अब अगला स्टेप क्या है, कि साइटोप्लाज्म में लार्जर सब यूनिट है, देखिए ये लार्जर सब यूनिट क्या करेंगे, इसके साथ बाइंड करेंगे। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी में बहुत कम शब्दों में लिखा है, पर है टेक्निकल थोड़ा सा। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप आर्डर रखिएगा, एक्टिवेशन है, फिर सेकेंड क्या है, चार्जिंग है, थर्ड क्या है, mRNA का स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करना है, फिर क्या है, बोलो भाई, टीआरएनए का mRNA के साथ में जाना है, फिर दोनों सब यूनिट को क्या करना, असेंबल करना है। मैं लिखा रहा हूँ, पहले आप एक ऐसे अपने हिसाब से लिख लो, मैं स्टेप लिखा रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करना है। उसमें सब जो मैं कह रहा हूँ ऐसे लिखते चले गए किताब में, बस और कुछ नहीं। अच्छा, चलो करा देंगे। हाँ हाँ, कोई नहीं। हाँ वो बीच में हो गया, ऐसे करो, वो किसी दिन अलग से करा देते। आप बस खाली पढ़ो ना, और कुछ छूटा हो आप बताते रहिएगा, किसी दिन अलग से पढ़ा। प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना है। तो बहुत कम पढ़ना पड़ता है, पहले तो काफी 6-7 स्टेप अलग से पढ़े जाते थे। पहला काम क्या, एक्टिवेशन, फिर चार्जिंग, फिर mRNA का स्मॉलर सब यूनिट के साथ में जुड़ना, फिर पहला टीआरएनए पहले जुड़ता है, पहला अमीनो एसिड स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ता है। अब दूसरे जो अमीनो एसिड आएंगे वो अब ऐसे आएंगे, लेकिन पहला जो टीआरएनए है वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ेगा, फिर लार्जर सब यूनिट जुड़ता है, बस ये ध्यान रखना है। लेकिन एकदम पक्का कॉन्सेप्ट है, कुछ गड़बड़ इधर उधर नहीं होता इसमें। सबसे पहला काम क्या, एक्टिवेशन, अभी मैं लिख रहा हूं, उसके बाद चार्जिंग, फिर mRNA का किसके साथ जुड़ना, स्मॉलर सब यूनिट के साथ में, फिर उसके बाद पहला टीआरएनए आ जाएगा, फिर लार्जर सब यूनिट एसोसिएट करेगा। लिखिए, हटाएं इसको। देखो पहले 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन, है ना, लिख लेंगे। पहला स्टेप क्या है बेटा, एक्टिवेशन, है ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या लिखेंगे बेटा, क्या होता है भाई, विथ ईच अमीनो एसिड। आप अगर एक दिमाग में बात रख पाओ, एक
एक अमीनो एसिड को प्रोटीन में जुड़ने के लिए 3 एटीपी की जरूरत होती है। कितने की जरूरत होती है? 3। तो मतलब ये दिमाग में रहेगा कि काफी एनर्जी चाहिए होती है, मतलब सिंपल से नहीं होता, एनर्जेटिक प्रोसेस है। विथ ईच अमीनो एसिड क्या होता है बेटा? 1 मॉलिक्यूल किसका? ऑफ एटीपी इज कंबाइंड। क्या बोलते हैं इसको? इस प्रोसेस का नाम है नोन एज एक्टिवेशन। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, या इसी को बोलते हैं एसिलाइजेशन। दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद सेकेंड बेटा स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, है ना? क्या लिख सकते हैं? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स आर attached with T-OS in of टीआरएनए, है ना? इसका मतलब टीआरएनए का नंबर क्या होता होगा? बहुत ज्यादा होगा। फिर टीआरएनए हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या चाहिए? अलग अलग टीआरएनए चाहिए। तो टीआरएनए का नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो कामा करके लिख सकते हो इनसाइड इनसाइड सेल क्या हो सकता है? अबाउट कितने बेटा? 100 टाइप्स। कितने? 100 टाइप के क्या हो सकते हैं? अमीनो एसिड्स, टीआरएनए। टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूंगा तो राइबोसोम्स में लगभग प्रोटीन कितने टाइप की हैं? बोलो बेटा। 80 टाइप की। वो भी कौन सी फार्म में? इनएक्टिव फार्म में। एक्टिव फार्म का मतलब था कि भाई कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस करेंगे, ऐसा नहीं है। इनएक्टिव का मतलब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। क्या होगा बेटा? एक मॉलिक्यूल है एटीपी के साथ में, सबके साथ एक होता है। दो फास्फेट रिलीज हो जाते हैं, एक एएमपी बचा रहता है। एटीपी एक आया। मैं कह रहा था एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में, यानी एक अमीनो एसिड प्रोटीन के साथ अगर जुड़ता है तो टोटल 3 एटीपी लगते हैं। टोटल 3 कभी अगर आता है, यहाँ पर मैं 3 नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर एक है। अगर आप कहोगे मैं जुड़ा दूंगा अभी कहाँ कहाँ। मेरी बात समझ है? मैं कह रहा हूँ प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं। तो एक अमीनो एसिड को अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में जोड़ना पड़ता है तो 3 एटीपी खर्चा करने पड़ते हैं, है ना? इसका मतलब एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं कहा है, पर ये बात जरूर दिमाग में रहेगी कि हाँ एनर्जी चाहिए और ठीक ठाक एनर्जी चाहिए। आगे बढ़े बेटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई जो चार्ज टीआरएनए है वो कहाँ पर हमें लेकर के आना है? एमआरएनए के पास में। तो पहले एमआरएनए को क्या करना होगा? देखो सबसे पहला स्टेप अब क्या है कि जो एमआरएनए है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा? स्मॉलर सबयूनिट के साथ में। हमने पढ़ने की पूरी भूमिका पहले बना रखा है। मैं इसीलिए बार बार कहता था कि स्मॉलर सबयूनिट में 18S आरआरएनए है जो किसको पहचानता है? एमआरएनए के कैप वाले एंड को। तो अगर आप ये बात जानते हो तो आपको ये पता है पहले से कि स्मॉलर सब यूनिट में क्या पाया जाता? 18S पाया जाता। तो यही किसको पहचानेगा? कैप को पहचानेगा। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई? अब हमें क्या करना है? एमआरएनए को बाइंड कराना है किसके साथ में?
स्मॉलर सब यूनिट के साथ में। तो चाहे तो थर्ड स्टेप लिख लो, यानी बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट विद किसके साथ बेटा, विद mRNA। अब बड़े बच्चों की तरह क्या लिखेंगे कि mRNA का जो कैप है ना, उसको कौन पहचानता है बेटा, बोलो भाई, कैप ऑफ, बिल्कुल, mRNA इट्स आइडेंटिफाइड बाई, बोलो बेटा, आइडेंटिफाइड बाई, कौन आइडेंटिफाइड करेगा, 18S, किसका बेटा, ऑफ स्मॉलर स्मॉलर सब यूनिट। तो कैप के डुअल फंक्शन समझ में आ गए हमारे, कौन कौन से, एक तो कैप ना होता तो एंजाइम इसको समाप्त कर देते, दूसरा काम क्या हुआ कि कैप को कौन पहचान रहा है, स्मॉलर सब यूनिट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जो बेटा पहला वाला हमारे पास कौन सा, जो पहला चार्ज टीआरएनए है, जिसके ऊपर क्या, जिसने किसको ले रखा है, मिथ्योनिन को, वो आएगा इसके पास में, तो क्या लिखेंगे, बाइंडिंग ऑफ, देखो, बाइंडिंग ऑफ चार्ज्ड चार्ज्ड टीआरएनए, है ना, विद किसके साथ, mRNA। आप और भी कह सकते हो, इनिशिएशन ऑफ, कह सकते हैं नहीं कह सकते, इनिशिएशन ऑफ, इनिशिएशन ऑफ किसका बेटा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का क्या करना है, इनिशिएशन। कैसे होगा, देखो, सबसे पहला काम क्या है, चार्ज्ड टीआरएनए, इसके साथ कौन सा टीआरएनए है, टीआरएनए विद मिथ्योनिन, लिख सकते कि नहीं, पहली बात सबसे पहले यही आएगा, क्या करता है बेटा, चार्ज टीआरएनए क्या करेगा, कम्स विद किसके साथ में, mRNA, एंड बोथ आर एसोसिएट। और एसोसिएट क्यों नहीं करेंगे भाई, करना चाहिए, बोलो बेटा क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक के पास क्या है, कोड है, और एक के पास एंटी कोड है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या होगा, पहला जब आ गया, कौन सा, पहला जब टीआरएनए आ गया, तो उसके पास एक अमीनो एसिड है कि नहीं है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इतना सब होने के बाद दोनों, देखो अब क्या होगा, बोथ सब यूनिट्स और क्या हो जाएंगे बेटा, एसोसिएट, किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन दोनों राइबोसोम्स के जुड़ने की क्षमता को 10 टाइम बढ़ा देता है, कितने गुना बढ़ा देता है, 10 गुना। सबसे पहला काम क्या था, अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किसके पास गया, टीआरएनए के पास में, है ना, mRNA किसके पास आया, स्मॉलर सब यूनिट के पास में, पहला टीआरएनए मिथ्योनिन को लेकर के किसके पास आया, mRNA के पास में, है ना, दोनों ने कोड एंट्री कोड दिया, सब कुछ ओके था, तो अब दोनों सब यूनिट क्या कर गई, एसोसिएट कर गई, इतना क्लियर है, बोलो बेटा। अब देखो, हटाएं इसको, देखो
अब देखो हमारे पास कुछ ये मैकेनिज्म दिखती है हमें। देखो क्या दिखता है बेटा, कुछ ऐसे है। अब हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो एक स्मॉलर सब यूनिट है कि नहीं बेटा? ये इसका क्या है, ये 18s है, याद है? ये mRNA है, ये भी शायद कोई दिक्कत नहीं है, mRNA है। इसके पास एक बेटा क्या है, ये देखो ये अमीनो एसिड है, ये लार्जर सब यूनिट है, बात खत्म हो गई। इसके पास एक अमीनो एसिड है, यहां पर कौन सा कोड होगा, AUG होगा ना बेटा। इसके पास एक अमीनो एसिड था, इस अमीनो एसिड के पास क्या था, देखो T था, यहां पर क्या था, NH2 था, यहां पर क्या था बेटा, COOH था, यहां पर R था, यहाँ S था, ऐसे हमने बना लिया। अब देखो क्या होगा, आप समझिएगा, जो mRNA है ना, दोनों सब यूनिट समझो, ये पेन है, ये पेन है, एक सब यूनिट हमारे ये वाली उंगली है और एक सब यूनिट ये वाली है, ऐसे है। अब क्या होगा, दोनों राइबोसोम क्या करेंगे, mRNA के ऊपर स्लिप करेंगे। देखिए इधर देखो, ये मान लो लार्जर सब यूनिट छोटा सब यूनिट है, mRNA कुछ ऐसे होता है कि इन दोनों के बीच में कैविटी बन जाती है, जैसे दरार टाइप का धसाव है, यहाँ भी है, इसी धसाव में क्या फिट हो गया, mRNA। अब ये ऐसे स्लिप करता है, दोनों दोनों राइबोसोम्स किसके ऊपर स्लिप कर रहे हैं, mRNA के ऊपर। ऐसे देखिए इस तरीके से जब ये स्लिप करेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा? अच्छा एक चीज इमेजिन करो, इस कमरे में हम सभी लोग हैं और कमरा भी इधर की साइड में चलना शुरू कर दे और मेरे नीचे से फर्श फिसल रही हो, खिसक रही हो, तो क्या होगा, बोलो? अगर ये रूम इधर चलेगा तो सबसे पहले इधर वाले जो किनारे वाले लोग हैं दीवार के कांटेक्ट में है, दीवार तोड़ करके कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और जो उस रूम में इसके जस्ट बाजू में बैठा होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस हो। अब ये क्या करेगा, दोनों राइबोसोम्स क्या करेंगे, हालांकि देखो स्लिप नहीं होंगे इतनी जल्दी, पर अगर इसको ऐसे स्लिप करा दो, दोनों सब यूनिट ऐसे गई, ये भी गई, ये भी गई, तो कुछ ऐसे इसका अरेंजमेंट है ना कि यहां पर क्या होगा, एक टीआरएनए है और वो टीआरएनए क्या कर गया, इसके अंदर एंट्री कर गया, उसका कोड किसके साथ मैच करता है, इसके साथ में, उसका NH2 यहां पर क्या, COOH NH2 के साथ क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, फिर क्या करेगा, फिर देखो फिर एक टीआरएनए बाहर चला गया, फिर अगली बार क्या होगा, देखो फिर ये आगे बढ़ेगा ऐसे, ये देखो हर स्लिप में क्या होगा, बोलो बेटा, और एक बाहर जाएगा, बस ये प्रोसेस। यानी दोनों राइबोसोमल सब यूनिट क्या करते हैं, बोलो भाई, mRNA के ऊपर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। हर एक स्लिप में एक चार्ज टीआरएनए क्या करता है, इंटर्ड करता है, और एक अनचार्ज टीआरएनए क्या करता है, बाहर चला जाता है, बस इतनी सी बात है। तो एक टाइम आएगा बेटा जब यहां पर क्या रहेगा, देखो एक टाइम आएगा जब यहां पर क्या होगा, मान लो यूए है, तो अब यूए क्या करेगा, किसी को रीड नहीं करता है, यहां पर कुछ फैक्टर जुड़ जाएंगे, उस फैक्टर का नाम क्या है, रिलीजिंग फैक्टर, बस खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या लिख सकते हैं, देखो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जब दोनों सब यूनिट क्या होती है, देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, बोथ सब यूनिट्स क्या करते हैं, आर स्लिप करती हैं। स्लिप करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, कहां पर स्लिप करेंगी, स्लिप ऑन, कहां पर बेटा, mRNA।
कहां पर स्लिप करेंगी? एमआरएनए। डायरेक्शन कौन सी होगी? 5 to 3 होगी। डायरेक्शन कौन सी है? 5 to 3 होगी। और क्या होगा? देखो, बोथ सब यूनिट्स आर स्लीप ऑन द एमआरएनए। फिर कामा करके लिखेंगे इन ईच स्लीप। क्या होता है बेटा? वन चार्ज्ड टीआरएनए इंटर करेगा इनसाइड एंड वन अनचार्ज। टीआरएनए क्या करेगा बेटा? बोलो भाई। रिमूव आउटसाइड। देखो, कोई इसमें समस्या है क्या? एक अंदर आया, एक क्या कर गया? बाहर चला गया। तो भाई जो अंदर आया है उसका NH2 ग्रुप है ना, पुराने वाले के साथ क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा और क्या बना देगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो लिख दिया हमने। और क्या होगा बेटा? देखो, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इज डेवलप्ड बिटवीन COOH of older amino acid with NH2 of न्यू अमीनो एसिड, है ना। कैटलाइज बाई कौन? इसको कैटलाइज करता है बेटा? बोलो भाई। कैटलाइज बाई, बोलो क्या नाम है? 20S। बात खत्म हो गई, है कि नहीं? तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक टर्मिनेटर कोडान नहीं आएगा। जैसे टर्मिनेटर कोडान आया तो टर्मिनेटर कोडान किसको पहचान सकता है? देखो, फाइनली क्या होगा बेटा? देखो, फाइनली क्या होगा? बोलो भाई। टर्मिनेटर कोडान क्या नहीं कर सकता? टर्मिनेटर कोडान क्या नहीं कर पाता? कैन नॉट रीड टू एनी टीआरएनए। किसी टीआरएनए को रीड नहीं करता। बट दीज आर एसोसिएटेड, जुड़ जाते हैं इसके साथ में विद रिलीजिंग फैक्टर। फाइनली क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा? इज टर्मिनेटेड। इतना नोट कर लो जल्दी से। फाइनली क्या होगा? ट्रांसलेशन बंद हो गया, टर्मिनेट हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, बहुत छोटी बात। सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, फिर टीआरएनए के साथ जुड़ा, है ना। फिर हमने इसको छोड़ दिया वहीं पर। हमने कहा एमआरएनए किसके साथ जुड़ा? स्मॉलर सब यूनिट के साथ में। फिर पहला टीआरएनए किसके साथ जुड़ता है? स्मॉलर सब यूनिट के साथ में। उसके बाद दोनों सब यूनिट क्या होती हैं? एसोसिएट होती हैं। फिर दोनों सब यूनिट एमआरएनए के ऊपर क्या करती हैं? स्लिप करती हैं। अब स्लिपिंग का सारा गेम है। हर एक स्लिप में क्या होता है? एक चार्ज टीआरएनए इंटर्ड करेगा और एक अनचार्ज क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो जो अमीनो एसिड इसके बीच में है उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। उसको बनाने में कौन मदद करेगा? 28S। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो कौन करेगा? 23S। सिंपल सी बात है। कितना नोट किया? अब देखो, एक दो सवाल हम आपको बताते हैं।
जैसे अभी कुछ बच्चे कुछ खा रहे थे पीछे चुपके चुपके, है ना? तो ये चीज बताओ, जैसे आपने कुछ जब खाया है तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनेंगे, कहाँ बनेंगे? बोलो भाई। पैंक्रियाज में। तो क्या अभी तुरंत एंजाइम बनेंगे कि पहले से बने थे? जब आपने खाना खाया चुपके से या कुछ खाया, तो क्या उस टाइम पर एंजाइम बने कि पहले से एंजाइम थे? पहले से थे। अगर पहले से थे तो एसिडिटी होती। भाई इतनी बायोलॉजी तो समझो। अगर पहले से एंजाइम होते तो खट्टी डकार आ रही होती ना आपको। तो वैसा तो जब होता है, जब जैसे आप रोज 8 बजे मान लो जलेबी खाते हो और आज आपने नहीं खाया, तो उस टाइम पर बॉडी क्या करती है? एसिड एसिड सब सिक्रीट करती है, तो इसलिए खट्टापन महसूस होता है, लगता है कुछ खाएं गैस बनने लगती है। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है। फिर एंजाइम क्या हमेशा थोड़ी ना बनते हैं? जब आप खाना खाते हैं तब एंजाइम बनते हैं। खाना कहता है कि एंजाइम बनाओ, फिलहाल एंजाइम बने। तो एंजाइम तो प्रोटीन के ही तो हैं। तो प्रोटीन तुरंत बनी होगी कि नहीं बनी होगी? तो पैंक्रियाज की आपने खूब मान लो ठूस ठूस के खाना खा लिया, तो ज्यादा एंजाइम चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा एंजाइम बनाने का क्या तरीका है सेल के पास में? कम एंजाइम बनाने का तरीका, और ज्यादा वाले पर हम बात कर रहे हैं। बोलो। वो चुपके से खा लिया, तो मैं कह रहा हूं ज्यादा एंजाइम कैसे बनेंगे? बोलो बेटा। देखो हटा इसको। एक सवाल है आपकी किताब में भी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपने ध्यान नहीं दिया। हटा इसको। देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे देखो बेटा, आपको मान लो, सोचो, एक एमआरएनए हमारे पास है। ये एमआरएनए था ऐसे। ये एमआरएनए है बेटा, ऐसे बना दिया। अब बात समझिए मेरी। एक साइड में 5' था, एक साइड में 3' है। मैं किसकी बात कर रहा हूं सोचो। कुछ ऐसे रहता होगा। मान लो ये हमारे पास में कुछ राइबोजाइम है। एक राइबोजाइम ये है, एक राइबोजाइम ये है बेटा, ऐसे दोनों सब यूनिट है। हमने बस इसको मैकेनिज्म हमने पढ़ ही लिया। अब देखो कुछ ऐसे मैं कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक ही राइबोसोम था पैंक्रियाज में। ये एमआरएनए पे यहां पे आया, ये ऐसे चला गया आगे, ऐसे जा रहा है बेटा। तो ये जो प्रोटीन बनाएगा, देखो, कोई ना कोई प्रोटीन तो बनाएगा ये भाई। ऐसे बन गई प्रोटीन खूब बड़ी सी। अब जो दूसरा राइबोसोम है ना, ये वाला, ये क्या करेगा बेटा? ये दूसरा राइबोसोम है, तो नहीं जा रहा भाई। ये जो दूसरा राइबोसोम है, ये भी यहां से एंट्री करेगा। ये भी ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तीसरा वाला क्या करेगा बेटा? ये भी जाएगा। ये जाएगा कि नहीं जाएगा? अब एक बात बताओ मुझे, क्या इसको आप पॉलीजोम नहीं पढ़े थे क्या? पढ़े थे। पॉलीजोम पढ़े थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हमें एक प्रोटीन बनाना है तो एक राइबोसोम से काम चल जाएगा। अगर मुझे दो प्रोटीन बनाना है तो दो राइबोसोम चाहिए। अगर मुझे बहुत सारी प्रोटीन बनाना है तो क्या चाहिए? बहुत सारे राइबोसोम चाहिए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो तीन मान लो मैं प्रोटीन बना रहा हूं, ये तीन की तीनों प्रोटीन एक जैसी होंगी कि अलग अलग होंगी? हाँ या ना? भाई तीनों प्रोटीन एक जैसी कि अलग अलग है? अलग अलग कैसे? एमआरएनए का सीक्वेंस तो वही है। भाई एमआरएनए का सीक्वेंस तो सबके लिए वही है ना। फाइनली ये क्या करेंगे, इधर से निकलते जाएंगे। तो इसको पॉलीजोम बोलते हैं। तो पॉलीजोम एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस को एम्पलीफाई कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एम्पलीफाई। यानी पॉलीजोम इज द, क्या है बेटा?
एक उसी के नीचे लिख लेंगे डायग्राम वायग्राम, आप अपने हिसाब से देखिएगा। पॉलीजोम क्या है बेटा? पॉलीजोम इज द, क्या है? मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ किसकी बेटा है? प्रोटीन एम्प्लीफिकेशन, ध्यान रखना है। एम्प्लीफिकेशन मतलब ज्यादा बनाना। प्रोटीन के, प्रोटीन की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमआरएनए तो सबका एक ही है ना भाई। बोलो है कि नहीं भाई? एमआरएनए जब एक है तो प्रोटीन आप अलग अलग कैसे कर पाओगे? बस आप चाहते हो कि अभी फटाफट 10,000 प्रोटीन बन जाए, तो आपको तुरंत राइबोसोम चाहिए होगा ना बहुत सारे। तो राइबोसोम्स का जो नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? अमाउंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना? तो एम्प्लीफिकेशन कह सकते हैं। नोट करिए जल्दी से। बढ़ाना, जैसे एम्पलीफायर नहीं होता, आवाज को तेज कर देता है, मतलब प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा कर देगा। एम्पलीफिकेशन मतलब ज्यादा करना, एम्पलीफायर मतलब बढ़ाना, अमाउंट बढ़ा देना। इतना नोट किया बेटा? अब देखो, अब एक और समस्या है। कौन सी? रैस को देखो, रैस क्या? अब हमको पढ़ना है यूटीआर। है बेटा? देखो, अब आप इमेजिन करो कुछ ऐसे एमआरएनए होता होगा भाई। ये देखो, ये एमआरएनए है, ये देखो बेटा, ये क्या है? एमआरएनए है। आरएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड क्या करते हैं? इधर देखो भाई, एमआरएनए के छोटे छोटे स्ट्रैंड क्या करते हैं? ये देखो, हमने एक दो नाम बस लिखे हैं यहाँ पे। ये देखो बेटा, ये जैसे इसका स्टार्टिंग कोडान है, इसका नाम क्या है? स्टार्टिंग कोडान का नाम क्या है बेटा? देखो, क्या नाम है? ए यू जी, क्या नाम इसका है? ए यू जी। टर्मिनेटर कोडान बेटा कौन सा होगा? टर्मिनेटर कोडान कौन सा होगा भाई? देखो, टर्मिनेटर कोडान कौन सा होगा? मान लो यू ए है, यू ए, फिर ये इनिशिएटर कोडान है, क्या इसका नाम है? ए यू जी। फिर मान लो यहां पर यू ए जी, फिर यहां पर क्या है? ए यू जी है, फिर यहां पर यू जी ए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कि भाई जो इनिशिएटर कोडान है, देखो, जो इनिशिएशन है, जो इनिशिएशन है, और जो टर्मिनेटर इंड है ना, ये कौन सा इंड है? टर्मिनेटर। देखो, इनिशिएटर के पहले और टर्मिनेटर के बाद, देखो, इनिशिएशन ये है, इसके जस्ट पहले कुछ ऐसे कोड है ना, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं यू टी आर। इसके बाद में कुछ कोड है, कुछ सीक्वेंस है, इसको क्या बोलते हैं? यूटीआर। यू का मतलब क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन। अगर पूरा एमआरएनए, अगर पूरा एमआरएनए ट्रांसलेशन करता, तो ट्रांसलेशन की स्पीड क्या होती? थोड़ी कम हो जाती। तो जो आपके मान लो 3 क्लास होती, अगर तीनों क्लास के बीच में कोई ब्रेक ना हो,
तो क्या होगा? सोचो, भूख लग जाएगी, परेशान हो जाएंगे। तो वैसे इसमें क्या होता है, अगर दो, भाई टर्मिनेटर के बाद में और प्रमोटर के पहले अगर इसके बीच में एक सीक्वेंस ना होता तो ट्रांसलेशन की इफिशियंसी क्या हो जाती? कम हो जाती। यानी यूटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी? ट्रांसलेशन की। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है बेटा? अन अनट्रांसलेटेड रीजन, है ना? ये कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट है बेटा, देखो प्रेजेंट है कहाँ पर? बिफोर बिफोर इनिशिएशन एंड आफ्टर टर्मिनेटर। इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इफिशियंसी किसकी? ऑफ ट्रांसलेशन। इतना नोट कर लो, बस बात खत्म। अगर यूटीआर ना होते तो ट्रांसलेशन की स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती? कम हो जाती। इफिशियंसी क्या हो जाती? कम हो जाती। पाए कहाँ जाते हैं? पाए जाते हैं टर्मिनेटर के बाद में और इनिशिएटर के पहले। लोकेशन क्या है? टर्मिनेटर के बाद में और इनिशिएटर के पहले। एक बस हमने ऐसे बना दिया दो तीन, पर ये इनिशिएटर है कि नहीं है? ये प्रमोटर, टर्मिनेटर। तो देखो प्रमोटर के पहले और टर्मिनेटर के बाद में, है कि नहीं? प्रमोटर के पहले, टर्मिनेटर के बाद में। भाई अगर डीएनए इतना लंबा है तो आरएनए भी तो उसी हिसाब से बनता होगा। तो आरएनए कंटिन्यू काम क्यों नहीं करता? ये सब चीजें पाई जाती, कंट्रोल करती है उसको। ठीक है, नोट किया इतना? देखो, नोट कर लिया? देखो बेटा, ये एनसीईआरटी में है, एक बार देख लो फटाफट। ये देखो, जो हमने पढ़ा है वही है। हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन, अच्छा बहुत तेज आवाज आ गई। पॉलीमेराइजेशन है बेटा किसका? अमीनो एसिड का, है कि नहीं? और ये क्या बना देता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। बात खत्म है। यानी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, बोलो भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन है कि नहीं? तो बहुत सारे पेप्टाइड ग्रुप क्या कर गए? अरेंज हो गए। फिर ये हमने सबसे पहले लिखा था कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को कौन डिसाइड करता? जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का बेस का सीक्वेंस होता है। उसके बाद है द अमीनो एसिड आर, क्या लिखा है बेटा? इनके बीच में क्या पाया जाता? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी, है ना? फर्स्ट फेज क्या होता है? इटसेल्फ अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड, है ना? क्या किसकी प्रेजेंस में? एटीपी। उसके बाद और क्या होता है बेटा? देखो टीआरएनए के साथ बन जाते हैं, क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। पहले एमाइनो एसाइलेशन का मतलब क्या है? एक्टिवेशन ऑफ
किसका? अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसाइलेशन टीआरएनए कह दिया तो टीआरएनए के साथ में जुड़ गया। अमीनो एसाइलेटेड का मतलब होता है, अमीनो एसाइलेटेड का मतलब होता है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम, यानी अगर दो चार्ज टीआरएनए हैं तो उनके बीच में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी। और किसकी जरूरत है बेटा? कैटलिस्ट की, है कि नहीं? नाम क्या है उसका? कैटलिस्ट का नाम क्या है? 28S है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और 23S है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब देखो थोड़ा राइबोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेलुलर फैक्ट्री है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन बनाने के लिए, है ना? राइबोसोम्स में कितने स्ट्रक्चरल आरएनए हैं, प्रोटीन कितनी है? 80। वो भी कैसी है? इनएक्टिव है, हमने भी कहा था। उसके बाद है दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर एक कौन सा? स्मॉलर। स्मॉलर सब यूनिट क्या करती है? इनकाउंटर्ड एट एमआरएनए लिखा है। इनकाउंटर का मतलब क्या है? बोलो भाई। एमआरएनए के साथ में मिलना है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन। प्रोटीन अभी स्टार्ट हुई है। देयर आर टू साइट इन द लार्ज सब यूनिट। एक का नाम क्या है जिससे अमीनो एसिड क्या करते बेटा? फाइंड टू द क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी दो जो लार्ज सब यूनिट होते हैं, एक से चार्ज टीआरएनए अंदर जाता है, एक से अनचार्ज टीआरएनए बाहर निकलता है। उसके बाद एक से अमीनो एसिड भी बाहर निकलती है। जैसे एक इसका ये एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। तीन होते वास्तव में। एक से चार्ज टीआरएनए क्या करता है? अंदर जाता। एक से अनचार्ज टीआरएनए बाहर निकलता है और एक से प्रोटीन की चेन बाहर निकलती है। तो तीन होते हैं वैसे। उसके बाद नेक्स्ट है द राइबोसोम्स आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। देखो है 23 किस में? बैक्टीरिया में। और 28 किस में? आगे देखो, ट्रांसलेशन यूनिट क्या है बेटा? एमआरएनए सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब किनारा, यानी एक ये आरएनए था, एक किनारे पर क्या है? एयूजी। दूसरे पर क्या है? टर्मिनेटेड, यही लिखा है। एक फ्लैंक के ऊपर क्या है? स्टार्टिंग कोडान। और दूसरे के ऊपर क्या है? टर्मिनेटेड कोडान है। इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं? यूटीआर। अब इसको पढ़ेंगे तो यूटीआर कहां पर लिखा है? बोलो भाई। प्रमोटर के जस्ट पहले और टर्मिनेटर के जस्ट बाद में। यूटीआर करते क्या है? इफिशियंसी, देखो लिखा है ना, रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन की रेट को, इफिशियंसी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। आगे देखो बेटा, देखो राइबोसोम्स बाइंड टू एमआरएनए। बाइंड कराया था हमने एट द स्टार्ट कोडान एयूजी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए कौन सा होगा? जिसके ऊपर मिथ्योनिन है। जिसके ऊपर कौन सा है? मिथ्योनिन। उसके बाद फिर क्या होगा? द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलांगेशन फेज। उसके बाद कौन सी फेज आती है? इलांगेशन फेज आती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू द टीआरएनए। आगे देखो क्या है? बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडान इन एमआरएनए बाय द फार्मिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी। इसका मतलब भाई वही है कि जो जिसका एंटी कोडान है वो उस कोड के साथ आकर के क्या करेगा? बाइंड करता रहेगा और ये प्रोसेस क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। बात खत्म है। आगे लिखा है द राइबोसोम, देखो लिखा है मूव फ्रॉम कोडान टू कोडान along द एमआरएनए, है बेटा। आगे देखो, अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन ट्रांसलेट इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। सीक्वेंस क्या लिखा है? सीक्वेंस कौन डायरेक्ट करता है? डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। आगे है एट द एंड अ रिलीज फैक्टर। कहां पर बाइंड कर जाता? स्टॉप कोडन। बात खत्म हो गई। यही लिखा हमने। कुछ छूटा है इसमें से? अब हमें पढ़ना है बेटा, एक और पार्ट पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक हेडिंग डालते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। समझिए बेटा,
अब एक चीज बताओ मुझे, जीन जब आप ये कहते हो कि जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है, तो जीन का मतलब क्या है? बोलो भाई। जीन डीएनए है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास दो सेल हैं, अब जीन मतलब रेगुलेट करने का मतलब क्या है? डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन किसी कैरेक्टर को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। तो इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूं कि भाई प्रोटीन कैसे बनेगी, प्रोटीन बनाने को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, प्रोटीन बनाने को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसी का नाम क्या है? बोलो। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर हमारे पास कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, समझिए ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो देखो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ा था कि भाई ये डीएनए है। इधर देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? डीएनए है। डीएनए क्या है? देखिए ये डीएनए है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये डीएनए है, इसको मैंने क्या मान लिया? जीन है। अब एक चीज बताओ मुझे, डीएनए क्या बनाता होगा? आरएनए। क्या बनाता होगा? आरएनए। अब एक चीज बताओ मुझे, मैं अगर आरएनए को ना बनने दूं तो क्या प्रोटीन बन पाएगी क्या? अगर मैं कहता हूं कि आरएनए इनकम्प्लीट बनने दूंगा मैं, तो क्या सही से प्रोटीन बनेगी क्या? नहीं। यानी देखो एक क्या था बेटा, अब हमने क्या बना दिया? प्रोटीन। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरी जगह है कौन सी बेटा? ट्रांसलेशन। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसी जगह है जहां पर मैं जीन को रेगुलेट करने में कैपेबल हूं। मैं जीन को क्या कर सकता हूं? रेगुलेट कर सकता हूं। ये दो चेक पॉइंट हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, जिन चेक पॉइंट की मदद से आप जीन के फंक्शन को क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। एक कौन सा? बोलो बेटा। ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा कौन सा? ट्रांसलेशन। अच्छा, इन दोनों में से बेहतर रेगुलेशन कहां पर होगा? भाई मैं अगर हमें कुछ भी डिस्टर्ब करवाना है तो मैं आरएनए को ही ना बनने दूं। यानी ट्रांसक्रिप्शन इज द बेस्ट रेगुलेटरी पॉइंट। यानी ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ज्यादा बेहतर रेगुलेटरी पॉइंट है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो लैक ओपेरॉन मॉडल किस पर डिपेंड करता है? ट्रांसक्रिप्शन पर। यानी समझिए प्रोकैरियोटिक सेल में जीन के एक्सप्रेशन को मैं दो जगह पर क्या कर सकता हूं? रेगुलेट कर सकता हूं। एक कब बेटा? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा। दूसरा कब? जब ट्रांसलेशन होगा। लेकिन दोनों में से बेहतर रेगुलेटरी पॉइंट कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन है। क्योंकि मैं क्यों फालतू में ट्रांसलेशन करवाऊं? अगर हमें मान लो प्रोटीन नहीं बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दे, बात खत्म हो जाएगी। अब अगर यूकैरियोटिक सेल में आ जाए बेटा, आप यूकैरियोटिक सेल में आ जाओ। अगर यूकैरियोटिक सेल में आ जाए तो कुछ चैलेंजेस हैं। देखो भाई ये इसमें दो चैम्बर हैं। देखो एक ये है, क्या समस्या है? देखो बेटा, इसमें एक समस्या ये है कि जब मैं डीएनए से क्या बना रहा था, देखो बेटा, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे क्या बनना है? ये बनना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बनना है बेटा? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हमने इंट्रान को क्या किया है? बाहर निकाला। तो अब हमने क्या बनाया बेटा? हमने बनाया मैच्योर एमआरएनए। बनाया कि नहीं बनाया? जब आपने मैच्योर एमआरएनए बनाया तो इसको क्या नाम दिया था बेटा? इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था स्प्लाइसिंग। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है, इसमें बहुत सारे पोर हैं। देखो क्या है? बहुत सारे पोर हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो मैच्योर एमआरएनए है, जब मैं इसको न्यूक्लियर पोर से बाहर आने दे रहा हूं, उस टाइम पर भी न्यूक्लियर पोर की मदद से
मैं चेक कर सकता हूं कि इसको आगे जाने देना है कि नहीं जाने देना है। यानी एक जगह पर हमने कहा चेक किया, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बना, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हुआ, फिर दोबारा चेक पॉइंट कहां पर है, स्प्लाइसिंग में। तीसरा चेक पॉइंट कहां पर है बेटा, जब हम इसको न्यूक्लियर पोर से बाहर आने दे रहे हैं। चौथा बेटा, चौथा कहां पर है, जब इससे क्या कराएंगे, ट्रांसलेशन। यानी यूकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के कितने पॉइंट हैं, 4। और प्रोकैरियोटिक सेल में कितने, 2। प्रोकैरियोटिक सेल में कितने, 2। यूकैरियोटिक सेल में कितने, 4। पहला कौन सा यूकैरियोटिक सेल में, जब डीएनए से एचएनआरएनए बना, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, उसके बाद स्प्लाइसिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, बाहर रिलीजिंग हुई, उसके बाद कब हुआ, ट्रांसलेशन। यानी वास्तव में रेगुलेट करने के कितने पॉइंट हैं, 4। इसमें कितने, 2। ऐसे बना लो जैसा भी। प्रोकैरियोटिक में कितने चेक पॉइंट हैं, 2। यूकैरियोटिक सेल में कितने, 4। अब तो बस चैप्टर कंप्लीट ही है धीरे धीरे। अलग उपरांत बचा ये जीपी फिंगरप्रिंटिंग, शायद हट गया फिंगरप्रिंट, क्या नहीं। पर डायग्राम कुछ ज्यादा बनाता हूँ क्या, जैसे ये डायग्राम बना नहीं, मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 4 पॉइंट है किसमें, यही सब लिखा है, बस हमने क्या किया पता नहीं क्यों, मैं डायग्राम बना देता हूँ। 4 पॉइंट है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में, जहां पर आप जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल में 2 देखिए कर सकते। ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा बेहतर होता है, क्यों, क्योंकि फाइनली तो प्रोटीन बनाना है, तो पहले स्टेप में आपने रोक दिया, बात ही खत्म हो गई। नोट किया। अच्छा, जीन रेगुलेशन से कुछ फायदा भी होगा, बताओ क्या फायदा होगा, जीन रेगुलेशन से क्या फायदा होता होगा। तो अभी आप पंखा एसी बहुत तेज चला रहे होते, तो नुकसान था कि फायदा था, क्या नुकसान था, सर्दी हो जाती, एक बात, दूसरी लाइट बर्बाद होती, तो अगर बिल ज्यादा था, है ना। इमेजिन करो, अगर कोई भी जीन कभी भी काम करता, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हम खाना नहीं खाए हैं तो पेप्सिन क्यों सिक्रीट हो, क्योंकि पेप्सिन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जब हम खाना खाएंगे तो शरीर क्या करेगा, पेप्सिन बनाएगा, अगर नहीं खाएंगे तो नहीं बनाएगा। तो एनर्जी का कंजर्वेशन है कि नहीं है। तो वैसे ये सब मैकेनिज्म है कि शरीर किसी भी तरीके से एनर्जी को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है, यानी अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहता। देखो बेटा, ये है रेगुलेशन, आप देखो लिखा जीन एक्सप्रेशन, क्या लिखा है, ये लिखा है कि जीन रेगुलेशन की जब आप बात करते हैं तो बात तो इनडायरेक्टली किसकी कर रहे हो आप, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की, यही तो लिखा है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन ही जो कि सारे काम कराती है। तो देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखा है,
कि 4 जगह पर आप जीन को क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। एक देखो कब, जब आपने क्या बनाया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन यानी एचएनआरएनए बनाया। दूसरा कब, स्प्लाइसिंग के टाइम पर। तीसरा कब, देखो जब हमने न्यूक्लियस से किसको भेजा, एमआरएनए को, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद किस लेवल पर, ट्रांसलेशन। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी जगह पर कंट्रोल करते हैं, 2 जगह पर। और उसमें से बढ़िया कौन सा मेथड है, ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें लय के उपरांत मॉडल पढ़ना है ना। हाँ, ये बताओ, कोई बताएगा ओपेरान किसको बोलते हैं, ओपेरान मॉडल। अगर ओपेरान किसको बोलते हैं, लय की छोड़ दीजिए, ओपेरान किसको बोला जाता है। ओपेरान मतलब होता है सेट ऑफ जीन। ओपेरान का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ जीन। जीन हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक जो डायरेक्ट प्रोटीन बनाते हैं उनको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, एक वो जो उन जीन को कंट्रोल करते हैं उनको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। तो यही आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं।